सर्बिया। ये यूरोप का वो मुल्क है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और यूरोप के इस हिस्से को काफ़ी कम लोग ट्रैवल करते हैं और यही मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी। कुछ लोग तो सर्बिया को रशिया के साइबेरिया से भी कंफ्यूज कर देते हैं। खैर, पिछली 2-3 एपिसोड में आपने देखा कि मैंने कनाडा के शहर टोरंटो से फ़्लाइट ली और जर्मनी से होता हुआ मैं पहुंच गया था सर्बिया के कैपिटल शहर बेलग्रेड में। यहाँ अपने हॉस्टल में चेक इन किया और सुबह सुबह अपने हॉस्टल के पास ही एक बेकरी में जाके पेट पूजा की और अब पेट भरने के बाद निकल पड़ा हूँ मैं बेलग्रेड को एक्सप्लोर करने। ओके जी, तो काशी इज़ विद मी। काशी इज़ फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया। और मेरी हॉस्टल भी पहुंचे, इन्होंने भी मेरे साथ अभी चेकिंग किया हैबिटेट हॉस्टल के अंदर। जो हैबिटेट हॉस्टल है ऑलमोस्ट ये 15 यूरो के करीब है। बड़ा अच्छा हॉस्टल लगा मुझे अभी। हमने कहा चलो थोड़ी देर तक आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम इनका जो रिपब्लिक स्क्वायर है, इनकी पार्लियामेंट है यहाँ पे, वो हम विजिट करके आते हैं एरिया। सो काशी, हाउ इज योर लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन? Super? Yeah. So very impressive यार। क्लीनलीनेस पे तो मैं वैसे ही मरता हूँ यार, जिस भी मुल्क में आता हूँ। जितनी मुझे सफाई जो इम्प्रेस करती है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो उस चीज़ को सबसे पहले नोट करता हूँ। बिकॉज एक और ठंडा भी है काफ़ी, तो जैकेट्स वगैरह सब ने पहनी है। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एवरीवन इज सोफिस्टिकेटेड इन अ वेरी गुड ड्रेसिंग। हर मुल्क में ये चीज़ आपको इस तरह नहीं नज़र आ रही होती। और सेकेंडली ये है कि मैंने देखा कि बेकरी कल्चर यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बेकरीज और उसकी आइटम्स। तो आने वाले दिनों में 2-3 दिन में यहाँ पे रहूँगा तो आपको यही खाने को मिलेगा और आपको भी ये दिखाऊंगा। तो अभी हम इनके पार्लियामेंट और रिपब्लिकन स्क्वायर पे जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के आपको बाल्कन्स की, सर्बिया की और इससे रिलेटेड जो इनकी हिस्ट्री है इनके मुल्क की, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग्स हैं आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के कल्चर और क्या क्या चल रहा है यही दिखाना है। अब आप ये देखें, ये इनकी बसेस जा रही हैं और इनकी बसेस भी जो है वो ऊपर ट्रॉम वाले मैकेनिज्म के साथ ही चल रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ इनका पूरा एक ट्रॉम का मैकेनिज्म बना होता है। और रेड कलर की बसेस हैं, ये अब इनकी पुराने ज़माने की बसेस हैं जो चल रही हैं। ये वाली जो जा रही है ये इनकी न्यू बस है जो नॉर्मल डीजल के साथ चल रही है। और जो ये वाली बसेस है रेड, ये इनकी चल रही हैं वही ट्राम सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला है। मैं और काशी जो है अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स द स्क्वायर। इनका वैसे जाना तो हमने रिपब्लिक स्क्वायर था, लेकिन हम उल्टा आ गए। उल्टा आने की वजह से यहाँ पे हमने देखा इनका एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा इधर एक चर्च है जो भी एक स्क्वायर की तरह ही बना हुआ है। तो उस जगह पे चले जाते हैं, रिपब्लिक स्क्वायर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार इसी अच्छी जगह पे जाके फिर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी सुनाऊँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आने से पहले मैंने थोड़ी सी पढ़ ली थी, लेकिन आपको पता है यार ये ट्रिप मेरा इतना लंबा चल रहा है, कब से 1.5-2 माह हो गए स्टार्ट हुआ हुआ है ईरान से लेकर और यहाँ पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे भी अब इंशाल्लाह हम डिफरेंट कंट्रीज़ को बाय बस ही ट्रैवल करेंगे, जैसे कि इस पूरी सीरीज़ में हमारा सिलसिला चल रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक अच्छी जगह पे बैठ के जितनी भी हिस्ट्री मुझे इसकी मैंने स्टडी किया है वो आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ही अभी कम पता है, और उसकी वजह भी है कि क्यों कम पता है। पहले एक जगह पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं। बट ओवरऑल यार इम्प्रेसिव, क्या खूबसूरत जगह है। ओह माय गॉड यार, काशी इसी रोड से ना चलें? व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, लेट्स गो। सो काशी जो है हैदराबाद से है, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारी उर्दू का गढ़ हैदराबाद दक्कन और ये वो, लेकिन इनको उर्दू और हिंदी भी नहीं आती, इवन हिंदी भी नहीं आती, तो इंग्लिश में ही हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ रही है। ऑलराइट जी, तो मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ इनके फेमस सेंट सावा टेंपल के ऊपर, जिसको सेंट सावा चर्च भी कहा जाता है। और ये चर्च है यहाँ का सबसे फेमस। और अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, इसकी बिल्डिंग टॉप से भी देखें, तो ये बिल्कुल उन्होंने उसी की कॉपी करके, सेम डोम भी उसका वैसे ही है टॉप पे, और साइडों पे भी जो छोटे छोटे डोम्स हैं, इसको हाया सूफिया के स्टाइल के अंदर ही बनाया गया। ओके, तो हम इसकी एंट्रेंस वाली साइड के ऊपर आ गए और यहाँ पे सेम मोमबत्तियाँ लोग जला रहे हैं, बिल्कुल जैसे हमारे मज़ारों में और
हिंदुज़म में टेंपल्स के आगे जलाई जाती हैं, वही माहौल यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये सब देखें, अपनी मोमबत्तियाँ लेकर आ रहे हैं अपनी विशेस पूरी करने के लिए। वाह, बना बहुत ही प्यारा हुआ है। और अंदर चलते हैं आपको लेके। वैसे तो चर्च है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि कैसा बना हुआ है, बिकॉज मैंने पिक्चर जो देखी हैं इसकी माइंड ब्लोइंग है। लाइट लेकिन अंदर काफ़ी कम होती है, आपको थोड़े से ग्रेन्स ही नज़र आएंगे। डार्क लाइट के अंदर इतनी अच्छी फुटेज आती नहीं है। ओह माय गॉडनेस, ये तो पूरा कॉपी है भाई। दिस इज़ कंप्लीट कॉपी ऑफ हाया सूफिया। बिल्कुल सेंटर में वैसे ही एक बड़ा फानूस, और सेम उसी तरह ही टॉप के ऊपर ग्लोब है, साइडों पे ग्लोब है, और इन्होंने जीसस का इधर एक पेंटिंग बनाई हुई है। में भी इन्होंने पिक्चर्स लगाए हुए हैं, लोग उनके आगे आते हैं और रिस्पेक्ट से उनके साथ में भी कोई दुआ करते हैं और उनके पिक्चर्स को चूमते हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है यही चीज़ें हमारे भी मज़ारों पे और लोग करते नज़र आ रहे होते हैं। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है, देखने को मिल रही है कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आपको थोड़ी नज़र आ रही है, यानी मज़हब वगैरह। बाकी जिन भी आप कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पे मॉडर्निज़म आता जा रहा है, वो ज़्यादातर लोग अब उधर एथिस्ट होते जा रहे हैं और रिलीजन लेस होते जा रहे हैं। हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ। बेलग्रेड जो सर्बिया का ये शहर है, और ये थोड़ा सा चर्च भी, और प्लस जो बाल्कन रीजन में एक्सप्लोर करने आया हूँ इसके बारे में कि हमने कैसे इसको एक्सप्लोर करना और ये रीजन है क्या बेसिकली। तो नंबर 1, ये जो ओवरऑल बाल्कन रीजन है जिसको मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ, इस बाल्कन रीजन को यूरोप का ही हिस्सा कहा जाता है। एक्चुअल में ये यूरोपियन कंट्री है, बट जो शेंजन स्टेट हैं जिनको तकरीबन 25 से 27 कंट्रीज़ है जिसको शेंजन वीज़ा भी कहा जाता है, जिसमें ये बड़े बड़े कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड शामिल हैं, ये उनका पार्ट नहीं है। तो आपको इसलिए इजीली आप यहाँ पे यूएसए के वीज़ा की बेस के ऊपर मैं फ्री एंट्री मुझे यहाँ पे मिली और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये बाल्कन रीजन के अंदर ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 कंट्रीज़ आते हैं। इन 7 से 8 कंट्रीज़ के अंदर 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आपको यूएसए वीज़ा के ऊपर अलाउ कर देते हैं, जिसमें नंबर 1 है सर्बिया, फिर है मोंटेनेग्रो के बाद है आपका बोस्निया, और फिर है अल्बानिया, कोसोवो भी है साथ, जिसका मुझे शक है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है कोसोवो वाले एंट्री देते हैं या नहीं, और उसके बाद है मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो मैकेडोनिया भी कई लैंग्वेजेस में इसको कहा जाता है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश है वो मैकेडोनिया कहते हैं, और इंग्लिश लोग इसको मैसेडोनिया कहते हैं। तो ये 4-5 कंट्रीज़ हैं जो इंशाल्लाह हमारे हम लोग आपस में मिल के इंशाल्लाह इनको एक्सप्लोर करेंगे। यूरोपियन जो क्लोज्ड यूरोपियन स्टेट्स हैं उसके पास तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल टर्की के करीब करीब है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं बेसिकली जो पहले रोमन एम्पायर, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाती थी, उसी के अंडर आते थे। फिर जब ऑटोमन एम्पायर फैलती गई और ऑटोमन्स ने इस्तांबुल को भी कवर कर लिया, हाया सूफिया के ऊपर भी कवर कर लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर यहाँ तक फैल गई। तो ये बाल्कन रीजन जितने भी हैं, अब बाल्कन का मतलब तो मैंने आपको बताया नहीं, इनको क्यों बाल्कन कहा जाता है। बाल्कन भी एक्चुअल में एक तुर्किश वर्ड ही है, तो इसको बेसिकली माउंटेन्स को तुर्किश में कहा जाता है बाल्कन्स। तो इसलिए ये बाल्कन कंट्रीज़ इसलिए इनको कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी माउंटेन्स हैं, माउंटेन वाला एरिया, ग्रीन एरिया है। और आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कितनी खूबसूरत ग्रीनरी और ब्यूटी नज़र आ रही है, और सड़कें भी इनकी ऊपर नीचे हैं, ऐसे बिल्कुल जैसे इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल को भी एक्चुअल में बाल्कन रीजन ही कहा जाता है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज़, जिसमें बल्गारिया भी शामिल है, क्रोएशिया भी शामिल है, लेकिन ये बल्गारिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया ये लोग हमें एंट्री नहीं देते, लेकिन बाकी कंट्री दे देते हैं। तो अब सीन यही हुआ कि बेसिकली जब ऑटोमन एम्पायर टूटी पहली जंग अज़ीम के बाद, यानी 1918 से, जब ये 1914 से 1918 के बाद ये ऑटोमन एम्पायर टूटना शुरू हुई, तो ये वाला हिस्सा उनके हाथ से निकल गया, और ये जो मुल्क बना, इस मुल्क का नाम रखा गया यूगोस्लाविया।
तो यूगोस्लाविया बेसिकली इस मुल्क का नाम था। और मुझे याद है हम बचपन से यूगोस्लाविया का नाम सुनते आए हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन यूगोस्लाविया को हुआ क्या कि बाद में यूगोस्लाविया ख़त्म हो गया और ये कंट्रीज आ गए। साथ साथ मेरे वॉक करे ना, ये ऐसे थोड़ी है यार खड़ा हो गया मैं बस कैमरे की तरफ मुंह करके बोलता जाऊं और आपको भी बोर करता जाऊं, ज़रा साथ साथ यहाँ की ब्यूटी और ख़ूबसूरती भी आपको दिखाते हैं। तो ये यार इस वक्त पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं अगर ओवरऑल देखूं लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है यहाँ का, जो स्किन कलर है वो बहुत ही माइल्ड है, और जिसमें टर्किश बेसिकली आपको लगते हैं, रशियन और टर्किश का एक मिक्सचर ही है यहाँ पे। तो लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो। काशी जो है मेरा वेट कर रहा है, वहाँ से अब बैग पकड़ते हैं और दूसरे स्क्वायर पे चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि ये सर्बिया कंट्री बना कैसे और इसकी पहचान क्या है। ओके जी, चलते चलते अब मैं आ गया हूँ इनका एक और फेमस स्क्वायर है जिसको साल्विजा स्क्वायर कहते हैं। इसके चारों तरफ आपको ट्राम्स चलती हुई, बसेस चलती हुई और बड़ी खूबसूरत रेड कलर की इनका जो मेट्रो वगैरह का सिस्टम है, मुझे तो बड़े खूबसूरत लग रहा है। और ओवरऑल मैंने देखा कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ कर रहे होते हैं। तो बात कहाँ रुकी थी? बात हमारी रुकी थी कि भाई सर्बिया जो है ये मुल्क बना कैसे, क्या सीन है। तो एक्चुअल में ये रीजन तो बहुत पुराना था और इस रीजन का नाम भी सर्बिया था। और स्पेशली जिस सिटी के अंदर मैं इस वक्त रह रहा हूँ, जो इनका कैपिटल है दैट इज़ बेलग्रेड, ये पूरे का पूरा जो कंट्री था जिसकी जहाँ से हमारी बात छुटी थी कि यूगोस्लाविया था, इस पूरे के पूरे कंट्री का नाम जब ऑटोमन एम्पायर के पास ये रीजन था, और ये रीजन जब वहाँ से निकला दूसरी जंग के बाद तो ये यूगोस्लाविया बन गया और उसका कैपिटल भी यही शहर था। शायद इसीलिए ये हमें खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और इधर हमें डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इस वजह से हुआ ये कि यूगोस्लाविया और इस पूरे के पूरे रीजन में अगर आप देखें मैप के अंदर जो बाल्कन रीजन का है, इसमें बोस्निया भी शामिल है और मोंटेनेग्रो भी है और काफ़ी और कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे सिविल वॉर लग गई और सिविल वॉर काफ़ी सालों से ये चलती रही, कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये चलती रही और उसके बाद ये 2006 में आकर फाइनली यूगोस्लाविया जो एक कंट्री था वो टूट गया और ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड हो गया। तो एक जो कंट्री था वो बन गया ऑलमोस्ट 5 से 6 कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड हो गया, जिसमें सर्बिया अलहदा हो गया, मोंटेनेग्रो अलहदा हो गया, बोस्निया अलहदा हो गया। क्योंकि ये कंट्रीज़ जितने भी थे ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे और सल्तनत उस्मानिया की वजह से यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इस्लाम यहाँ पर भी आया। तो इन कुछ कंट्रीज़ के अंदर इस्लाम की जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है लोगों की, मुस्लिम की, और कुछ कंट्रीज़ में क्योंकि रोमन्स के अंडर भी ये था तो कुछ कंट्रीज़ में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है। तो इस वक्त जिस कंट्री के अंदर मैं विज़िट कर रहा हूँ सर्बिया के अंदर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, बल्कि पॉपुलर ही है यहाँ पर। तो फ़िलहाल दिस इज़ माई फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट सर्बिया बेलग्रेड। मुझे तो वाकई बहुत पसंद आ रहा है और मैं तो पाकिस्तानियों को कहूँगा यार जिसके पास अमेरिका का वीज़ा है ना वो ज़रूर यहाँ पर आ जाए, बिकॉज़ सुनने में ये आ रहा है कि इन लोगों ने अपनी जिसे कहते हैं ना जान मारी हुई है कि किसी तरह हम यूरोपियन शेंजन स्टेट के अंदर शामिल हो जाएं, और कह रहे हैं कि इनकी एक्सपेक्टेड है 2024 के अंदर या 23 के एंड में या 24 के अंदर ये कंट्री शेंजन स्टेट में शामिल हो जाएगा। और जब शामिल हो गया तो फिर यहाँ पे आप फ्री नहीं आ सकते तो इसलिए बेहतर ये है कि यार जिन के पास US का वीज़ा और अगर नहीं भी है तो मैं तो कहता हूँ यार आप ये 6-7 मुल्क विज़िट करें, पहले थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, फिर आप टर्की विज़िट करें और उसके बाद चुप करके आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें। 90% चांस होता है आपका लग जाता है, ताकि आपका एक अच्छा वो ट्रैवल का आपके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर एक छाप आ जाती है कि यार आप एक ट्रैवलर हैं, वहाँ जाके स्लिप नहीं होंगे और वापस आ जाएंगे। तो मैंने भी ऑलमोस्ट ऐसे ही लिया था अपना अमेरिका का वीज़ा 2015 में। अब मेरा ये 5 साल ख़त्म होने के बाद दूसरी दफ़ा मुझे 5 साल का मिला। तो क्योंकि फ़ायदा ये है यार कि अमेरिका की वीज़े के ऊपर आपको कम से कम भी 50 मुल्कों पे ऐसी फ्री एंट्री मिल जाती है। ऑलराइट जी एवरीवन, तो हम लोग इनके 2-3 स्क्वायर से होके चले गए थे हॉस्टल, वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट किया। जैसे ही बाहर आए हैं तो यार रात हो गई है,
4 बजे का टाइम है, कैन यू बिलीव, ये 4 बजे के करीब इधर सनसेट हो जाता है, यानी 4:15 बजे ये स्टार्ट हुआ है, 3:45 के करीब, और 4:15 बारह हैं तो इधर अंधेरा हुआ है। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि यार इतनी जल्दी इधर रात हो जाएगी। उधर तो सीन समझ आ रहा था कनाडा में और टोरंटो वगैरह में कि यार उधर सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बादल वगैरह रहते थे, लेकिन यहाँ पे भी सनसेट बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। तो अब जाना था हमने रिपब्लिक स्क्वायर जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट है और वो पूरा एक स्क्वायर बना हुआ है, तो अब रात के टाइम उसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी लेकर चलते हैं। और एक चीज़ आप अगर शॉर्ट्स में देखें कि हर टाइम यहाँ पे लोग लग रहा है कि प्रॉपर तैयार श्यार होकर निकले हुए हैं। स्पेशली अगर आप लड़कियों को देखें तो एक बड़ा अच्छा गेटअप, जैसा कि मैंने सुना था कि यार पेरिस के अंदर जो है ना लोगों का जो वे ऑफ वेयरिंग फैशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इटली के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि लोग बाकायदा तैयार श्यार होकर निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और यहाँ पे नोट किया कि इधर बिल्डिंग्स पे और रोड की दीवारों पे वॉल चॉकिंग बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूरोप के किसी कंट्री में भी इस तरह होता होगा जो हमारे होता है। या तो इधर हाँ ये भी है एक चीज़ कि ये मुल्क और ये शहर बहुत ज़्यादा सिविल वॉर में उलझा रहा है, और अभी भी शायद इधर कुछ ऐसा सीन चल रहा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे दीवारों वगैरह पे लिख देते हैं। लेकिन जितने भी बाकी सिविलाइज इनके कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं नज़र आती। चलते चलते आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें पिज़्ज़ा, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये पिज़्ज़ा की आउटलेट होती है यहाँ पर, और ये एक जगह पे नहीं काफ़ी जगहों में मुझे नज़र आ रहा है कि आप बस एक स्लाइस पकड़ते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल सामने ही इन्होंने यहाँ पे ये खड़े होकर खाने की जगह बनाई हुई है। बैठने वाला सीन भी नहीं है, एक स्लाइस पकड़ें, यहाँ पे आएँ, खड़े हुए गपशप लगाएँ। ये स्टैंडिंग टेबल्स पड़ी हैं यहाँ पे, ये चाचा जी खा रहे हैं, वैसे बनानी तो नहीं चाहिए इनकी वीडियो खाते हुए, लेकिन समहाउ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि यार देखें ये रोड की साइड पे ये स्टैंडिंग टेबल्स और साथ ही कैफ़े अंदर ही है। हमारा सीन क्या होता है कि जो भी ढाबे वाला होता है वो अपनी रेडी पूरी उठा के फुटपाथ के ऊपर ही ले आता है। दूसरा, हमारे ये वाला कल्चर ही नहीं है पिज़्ज़ा के एक स्लाइस वाला, हमारा वही है कि आप जाके बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, बाकायदा एक हम उसको मनाते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने को और खाने पीने को। लेकिन ये चीज़ आपको इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि चलते फिरते बस एक स्लाइस पकड़ा, खाया और निकल गए। दिस वॉज ब्यूटिफुल, क्या बांसुरी बजाई है, और पीछे वो जो साथ हल्की सी ढोलक सी बजा रहा है अपनी छनकार के साथ, उसका एक अलग ही इधर जो है समा आ रहा है। इस वक्त जिस स्ट्रीट के ऊपर हम गुजर रहे हैं ये स्ट्रीट रिपब्लिक स्क्वायर है, इनका जो एक शहर का हर तरह का स्क्वायर होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कहीं पे भी नहीं होता, लेकिन हर मुल्क में आपको ऐसा स्क्वायर कहीं ना कहीं मिलते हैं जहाँ पे अंधाधुन लोग आपको चलते हुए नज़र आते हैं। तो यहीं पे हम अब गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको चारों तरफ से इधर से स्ट्रीट्स उधर से स्ट्रीट्स सारी मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा लोग उसकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, लोग चलते फिरते, कैफ़ेज़, शॉपिंग मॉल्स, तो काफ़ी, यानी अगर मैं कहूँ तो बहुत ही लाइवली जगह है ये वाली। वैसे आपस की बात है, इस स्ट्रीट में आने के बाद मुझे जो फीलिंग आ रही है वो तुर्की की जो है इस्तकलाल स्ट्रीट और
अगर आप अज़रबैजान चले जाएं तो उसकी निज़ामी स्ट्रीट सेम वैसे इनकी बनी हुई है, बिकॉज़ बिल्डिंग्स जो हैं उसका स्टाइल वही है सेम, और नीचे उसी तरह ही लाइटें शाइटें लगी हैं। दोनों तरफ आपको बड़े बड़े ब्रांड्स और उनके खाने पीने की जगह नज़र आ रही हैं। तुर्की तो फिर आपको पता है कि दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट सिटी है, तो वहाँ पे इसलिए आपको टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन इधर आपको ज़्यादातर फ़िलहाल आज के मौसम के मुताबिक सर्दियों में क्योंकि मैं आया हूँ तो यहाँ पे तो ज़्यादा रशियन लोग हैं ज़्यादा और टूरिस्ट हैं, क्योंकि रशिया में ज़रा मसला भी चल रहा है, और बाकी लोकल्स हैं, टूरिस्ट ज़रा कम ही है। ऑल राइट जी एनीवन, सो दैट इज़ एंड ऑफ सर्बिया बेलग्रेड का आज का दिन। पहला दिन बहुत ही कमाल का गुजरा, मुझे तो इम्प्रेस कर दिया वाकई इसने, और एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही इम्प्रेस किया इसने। मैं समझ रहा था बस ऐसे ही कंट्री होगा, और जितना मैंने सुना हुआ था ना, ये वॉर्स के अंदर रहा है, सिविल वॉर्स के अंदर रहा है और काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह चलती रही, और इतना डेवलप कंट्री, और उसकी वजह शायद ये है कि ऑटोमन्स का भी इसके ऊपर झलक नज़र आ रही है, रोमन्स की भी नज़र आ रही है, और यूरोप के अंदर तो आता ही है। तो फिर यूरोप जिसको हल्की सी छाँव भी यूरोप की पड़ जाए तो वहाँ पर तरक्की ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। सेकेंडली यहाँ पे सफाई का निज़ाम, स्क्वायर के ऊपर हम खड़े हैं यहाँ पर, और इवन साफ़ हैं टाइल्स वगैरह, लेकिन फिर भी मशीनें थ्रू आउट चल रही हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे हमने तुर्की में इस्तक़लाल स्ट्रीट में देखी थी। लोग भी बहुत ज़्यादा खुशगवार हैं, अच्छे मिलनसार लोग हैं। जितने भी लोगों के साथ मेरी अभी तक पहले दिन में इंटरेक्शन हुई है, दे आर ऑल हेल्पफुल। तो ओवरऑल यार पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा ओवरऑल सर्बिया में आने के बाद बेलग्रेड में, वेरी इंप्रेसिव। और मैं तो वही, जिससे मैंने शुरू में कहा था, जिसके पास अमेरिका का वीज़ा है जल्दी से आओ यार, यहाँ पे बहुत ही कमाल किया, और सर्दी में मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो देखते रहिए बाल्कन रीजन के ये कंट्रीज़। ये भी मेरा पूरा बसों के ऊपर ही ट्रिप चलेगा, जैसे हमने ईरान और तुर्की को बस में किया, फिर हमने USA और कनाडा को बस में सफ़र किया, तो इसमें भी सारे के सारे बॉर्डर्स में क्रॉस करूँगा बस के ऊपर ही, और आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। अभी मुझे मज़ीद वॉक करनी है, और काशी भाई के साथ मुझे यहाँ पे कुछ खाना वगैरह ढूंढना है हलाल, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने हॉस्टल में। आप लोग मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, मिलता हूँ आपसे अपने चैनल बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर। ओके जी, चलते चलते हमें फिर बेकरी नज़र आएगी। अब भूख लग रही थी, हलाल फूड बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला, तो मैंने ये बोरैक ले लिया, इनका ये बहुत फेमस है। ये पैटीज़ की तरह ही होता है, तुर्की के अंदर भी मैंने काफ़ी ट्राई किया था, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसके अंदर एक चीज़ की लेयर होती है, तो यही चलेगा यहाँ पे। मुझे तो लगता है पिज़्ज़ा और ये बोरैक ही चलेगा हर जगह के ऊपर, लेकिन होता है बहुत मज़ेदार है, पेट भर जाता है। और ये मुझे मिला है 170 दिनार का, जो कि पाकिस्तानी, आप इसको बस डबल कर लें, कोई 300 साढ़े 300 रुपये का।